सब जगह एक किसी को तोड़ रहा है। हाँ राजस्थान थोड़ा था। तीन लोग गया। शुरू करें साथियों। हाँ सब मित्रों जोहार साथियों, एक बड़ा परिचित आवाज आप लोगों को आज सुनाना चाहूँगा। और चूंकि वो बड़े धनी व्यक्ति हैं और धन का हिसाब उनके पास में बहुत सारा है, ये थोड़ा पहले आवाज सुन लीजिए, आप लोग शायद कुछ याद आ जाए। महेश पोदार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी में श्री नवीन जायसवाल नगर 2 करोड़ रुपया चंदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा की निगरानी में श्री अमर कुमार बावरी 1 करोड़ रुपया विरंचित नारायण के द्वारा श्री संजय सेठ की निगरानी में श्री आलोक कुमार चौरसिया 2 करोड़ रुपया श्री अनंत ओझा के द्वारा श्रीमती उषा पांडे की निगरानी में श्री जानकी प्रसाद यादव 2 करोड़ रुपया श्री रघुवर दास जो राज्य के मुख्यमंत्री उनके द्वारा श्री राजेंद्र सिंह की निगरानी। वो लिखते हैं कि उपलब्ध 11 करोड़ रुपया के सारे पर्ची मैंने क्या कहते हैं पावती प्राप्ति पर्ची मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और शेष राशि 36 माह के बाद खुद राज्य के मुख्यमंत्री उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये चीजें राकेश प्रसाद जी की निगरानी। श्री रणधीर कुमार सिंह 2 करोड़ रुपया महेश पोदार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी श्री नवीन जायसवाल नगर 2। ये आवाज तो आप लोग पहचान ही गए होंगे और मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि चूंकि अब भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए जो मेहनत का पैसा भाजपा के तत्कालीन विधायकों का, जो अब भी बहुत कोई वर्तमान है, उन तक पूरा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। यदि नहीं पहुंचा तो ये पूरा दायित्व बाबूलाल जी का बनता है कि वो जो पैसे की बात वो कर रहे थे 2018 में, आज 5 साल के बाद में वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ी कमाई का पैसा है उन लोगों का। मतलब बाबूलाल जी को हो क्या गया, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। शायद उन्होंने आप लोगों से कहा कि मैं तो कुतुब मीनार से कूद ही गया था, लेकिन भाजपा ने मुझे थाम लिया। पूरी तरह से मानसिक तौर पर वो इतना खाली हो चुके हैं इतना उदासीन हो चुके हैं कि अब अनर्गल बात पर आ गए। हजारीबाग परिसदन में उन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला अभी तक हेमंत सरकार ने। अजीब स्थिति है, उसका आंकड़ा भी जारी कर दिया। तो तथ्य भी तो आना चाहिए। बैलेंस शीट भी तो आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा? अरे खुलकर उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने जिन बातों का जिक्र अपने समय पर किया, उन बातों से वो आज कैसे मुकरेंगे? आपको यदि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आप बोलिए कि आपके नेता ने 20 लाख करोड़ रुपए बैंक कर्जा के राइट ऑफ कैसे कर दिए। आप पूछिए अपने ईडी के मित्रों से
विदेश मंत्रालय से कि प्रतिष्ठित वकील हरीश साल्वे की तीसरी शादी में नीरव मोदी क्या कर रहे थे? ललित मोदी क्या कर रहे थे? पूरा दुनिया में इसका विजुअल है। आप बताइए कि आपके मित्र, आप उनको कहते हैं कि मेरे सलाहकार भी है, सुनील तिवारी, उनकी कंपनी से आपको बैंक के द्वारा पैसा भेजा जाता था जब आप जेवीएम चलाते थे। सुनील तिवारी योगेंद्र तिवारी के साथ में मिलकर व्यवसाय करते। कितना तरह से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप में यदि ईमानदारी है, आप ही ने रघुवर जी के बारे में बहुत सारी बातें, आज आपके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आज आपका स्टैंड क्या है? क्या आप नकार पाएंगे? क्योंकि आप ही ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण मुझे रात को नींद नहीं आती, और ये भी विधानसभा में कहा था जब आप मुख्यमंत्री थे। तो भ्रष्टाचार का तो बीज आपने बोया, और आपको ये मालूम है कि भ्रष्टाचारी लोग, आपने जिस बात को कहा है उस पर तो जांच जब बैठी तो रघुवर सरकार ने उस जांच को क्यों रोका? क्यों क्लीन चिट दिया गया? लोगों के बीच में मिथ्याचार करना, उनको बरगलाना, ये हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया स्टैंड आ गया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आने वाला, वहां पर भी जाकर अभी कहा जा रहा कि इतना 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 घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है, लाल डायरी की चर्चा हो रही है, वो डायरी नहीं मिल रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्नाटका में आप हारे पेसीएम के कारण, उस पर बोल नहीं रहे हैं। तो बाबूलाल जी, झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो आपके राजनीतिक सोच को रग रग से पहचानती है और उसको मालूम है माकूल जवाब देना। यह एहसास आपको बहुत जल्द होने लगेगा। गुजरात सरकार, जहां आपकी पार्टी की सरकार है, विगत 2.5 दशकों से सरकारी उपक्रम गुजरात विद्युत निगम लिमिटेड कहती है कि
अदानी बंधुओं ने चोरी की है, पैसे ठगे हैं। आप तो उसी अदानी का विरोध कर रहे थे गोड्डा में, आज क्यों चुप है? ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, नहीं तो धप्पा देके जो छुप जाने वाला आपका आदत है वो अब चलने वाला नहीं। आपको बहुत जल्द हम लोग एक्सपोज करने जा रहे हैं। धन्यवाद। दादा, विपक्ष ऐसे बयान दे, हल्ला करे, सरकार का छवि खराब करे, कुछ हद तक मतलब पच भी जाता है। सत्ता पक्ष अगर सिर्फ बयान दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जांच नहीं करे तो ठीक नहीं लगता है। आप बाबूलाल का जो 14 से 19 तक का कार्यकाल रहा, उनमें उनका बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी को सरकार आधार बना के पूरे मामले की जांच क्यों नहीं कर देती? जांच की दिशा में बहुत आगे बढ़ रही है सरकार, क्योंकि हम मैलिफाइड इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते। हम सारे तथ्य जुगाड़ रहे हैं, उसके बाद सरकार को उसका दृष्टि आकर्षण करवाएंगे और तदनुसार जांच भी शुरू होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका पर सुनवाई योग्य नहीं है, जो हेमंत सोरेन के उनका पक्ष रख रहे थे। तो अपोजिशन के वकील ने कहा कि दोनों याचिका अलग अलग है, जो याचिका खारिज हुई थी। तो मतलब कि दोनों याचिका जो है उस पर सुनवाई होगी, मतलब कि नेक्स्ट कोर्ट में। देखिए, वो तो ज़्यादा जो कपिल सिब्बल साहब ही बता पाएंगे जो हमारा केस देख रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया था सीबीआई जांच में, उसमें केवल 2 व्यक्तियों का जिक्र था। मिस इंटरप्रिटेशन हुआ वहां, और 2 व्यक्ति के सिवा किसी का रोल का जिक्र नहीं। दादा, आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि पीड़क कार्रवाई कर सकता है, ये ऐसी संभावना है, उस पर रोक लगाई जाए। तो क्या ये डर है आपके पार्टी के नेता का, या फिर आप लोग मान के चल रहे हैं कि ईडी इक्विवेलेंट टू भाजपा? नहीं, अब इसमें छुपी हुई बात भी तो नहीं ना है। ये तो तथ्य अब सामने आ गए कि आपने जिन पर छापा डाला, उनकी संपत्ति अटैच की, प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ की भ्रष्टाचार की बात करते हैं और 4 दिन के अंदर में अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। जिन पर ईडी का वारंट जारी होता है, वो जाके कैबिनेट मंत्री का शपथ ले लेता है। ईडी जिसको गिरफ्तार करती है फिर वो केंद्र में मंत्री भी बना दिए जाते हैं। तो ये तो सभी, आप यदि पूरे उसमें देखेंगे तो ये इस बात का भी जिक्र है कि एक तरफ से दबाव डालने का भी काम करती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाइए। इसलिए हम लोगों ने रिलीफ ब्रेक दिया। 9 तारीख को जाएंगे कैसे? अब 9 तारीख आने दीजिए, अभी समय। दादा, इंडिया दैट इज भारत 18 तारीख को लगभग साफ हो गया कि विशेष सत्र इसी को लेकर है। 18 तारीख को ही जब देश का नामकरण हो रहा था तो उसमें ये था। तो क्या जेएमएम लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विरोध करेगी इस बात का कि भारत सिर्फ ना रहे, इंडिया भी साथ साथ जैसे आते रहे ये रहे? या देखिए बहुत क्लियर है, आप चाहे इंडिया कहे या भारत कहे, भारत भी जो है वो ब्रिंगिंग हार्मोनी, ऑलमाइटी, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट है। आप यदि इंडिया से घबरा जाएंगे तो आप भारत से भी घबरा जाएंगे।
आपको तो घबराना ही है। आप जम्मूवंत भी राम रख दीजिएगा तो क्या स्वरूप बदल जाएगा? महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे? अरे भारत इंडिया है, इंडिया भारत है, वो कह रहे एक ही चलेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दादा हमको ये लगता है कि आप यानी कि विपक्ष ऐसे उलझा के कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। ना एक देश एक चुनाव होगा, ना इंडिया भारत बनेगा। क्या लगता है कि आप लोगों को उलझा के रखने की कोशिश है? देखिए, हम लोग को उलझाना नहीं है, भारत के लोगों को उलझाने की एक चाल है ताकि अदानी का रूप सामने ना आ पाए। जो 10% लोगों के पास में 76% धन है, जो इन 9 सालों में गया है, उन पर सवाल ना हो, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, महंगाई पे सवाल ना हो, शिक्षा पर सवाल ना हो, स्वास्थ्य पे सवाल ना हो, महिला सशक्तिकरण पे सवाल ना हो, देश की संप्रभुता पर सवाल ना हो। इसलिए ये किया गया और ये एक्सपोज इन 5 दिनों के विशेष सत्र में सरकार होने जा रही है। हम लोग इस सत्र को बहुत भली भांति इन मुद्दों के साथ रखेंगे सामने रखने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद दादा।